आगे बढ़ाती है और आगे चल देती है। अदिति के पर्स में अद्वैत का फोन था। अद्वैत पहले नौका में उतर जाता है। वहीं अदिति डर रही थी। वो नाव में सिर हिलाती है। अद्वैत उसे शांत रहने को कहता है। तभी अदिति की आंखों के सामने अपनी शादी की वो शाम याद आती है जब अद्वैत की हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था और वो लोग बोट में बैठकर हवेली के पीछे के रास्ते से होकर आए थे। अदिति वो मंजर याद करके मुस्कुराती है। अद्वैत का एक पैर नौका के ऊपर था और एक हाथ अदिति के आगे और एक हाथ से अदिति की पीठ को वो होल्ड किए हुए था। अद्वैत को भी वो दिन याद आ जाता है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो अदिति को अपनी बाहों में खींच लेता है। अदिति सीधा अद्वैत की बाहों में आ जाती है। अद्वैत अच्छे से अदिति को बिठाता है। अदिति को पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो बस एक बार अपने बचपन में वाटर पार्क में गई थी और पैर फिसलने के कारण पानी में डूब गई थी। वहीं से उसे गहरे पानी को देख डर लगता था और यहाँ तो बहुत गहरा पानी था जिसे देखकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते। वो अद्वैत का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अद्वैत के साथ उनके साथ एक गार्ड और दो आदमी भी थे जो कि अद्वैत अदिति को गाइड कर रहे थे और दूसरा नौका चला रहा था। अदिति सामने देखती है। सब कुछ कितना सुंदर था। वो खुद पर गर्व करती है कि वो एक राजपूत है और उनके पूर्वज इन सब ऐतिहासिक इमारतों को छोड़कर गए हैं। धीरे धीरे उनकी नाव जल महल के दरवाजे तक पहुंच जाती है। अदिति करीब से जल महल को देखती है। अदिति ये नजारा देख बहुत खुश थी। वहीं अद्वैत भी बचपन में कई बार यहाँ आया था। ये महल उनके पूर्वजों का ही था जो उन्हें विरासत में मिली थी। इस महल की रचना प्रताप सिंह, मधो सिंह और जय सिंह के द्वारा हुई थी और सबसे बड़ा भाग प्रताप सिंह का था। अद्वैत के बाबा साहब ने ये महल सरकार को दे दिया था क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह थी जिन्हें वो बंटवारा करके बिगाड़ना नहीं चाहते थे। पर अद्वैत के परिवार को यहाँ आने की पूरी छूट थी। उनका परिवार जब भी चाहे यहाँ आ सकता था। अद्वैत और अदिति दोनों पुल पर चढ़ जाते हैं। अदिति जल्दी से अद्वैत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हुकुम साहब, कितना खूबसूरत महल है, हमें बहुत पसंद आया। अदिति की बात सुन अद्वैत अदिति की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें पसंद आया क्या? तो इसे खरीद ले। अदिति ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे नहीं पता था कि ये अद्वैत के पूर्वजों का ही महल है। वो नाव में सिर हिलाती है और आसपास देखती है। आसपास बहुत गहरा पानी था। पानी में कछुए और मछली घूम रहे थे जो अदिति को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अदिति के हर सेकंड के साथ बदलते होश देख अद्वैत के होंठ पर मुस्कान आ जाती है। वो अदिति का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। दोनों अंदर आते हैं। पूरा महल खाली था। वहाँ दीवार पर हर जगह बारीक काम किया हुआ था और बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी दिखाई दे रही थी। दीवार के हर हिस्से पर यानी वॉल पर सुंदर बारीक काम किया हुआ था। कुछ जगह राजा का इतिहास दिखाया गया था कि राजा इस महल में कैसे रहा करते थे। एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें राजा पानी में थे और उनके साथ कई दासियां पानी में थी। शायद वो दृश्य होली का था। ये सब लोग पानी में होली मना रहे थे। अदिति ये दृश्य देखकर हैरान हो जाती है। वहीं अद्वैत का गार्ड पीछे चल रहा था और जो आदमी गाइड कर रहा था वो काफी आगे था। बीच में अद्वैत अदिति के साथ में चल रहे थे। अद्वैत हल्का सा अदिति के कान के पास आकर कहता है, अगर तुम चाहो तो हम भी ऐसे ही पानी में होली खेल सकते हैं। होली के दिन आएंगे इस महल में। कहकर वो तिरछा मुस्कुराता है। अदिति ये सुनकर नाव में सिर हिलाती है। अद्वैत हंस देता है। अदिति और अद्वैत दोनों चलते हुए छत पर आते हैं। अदिति छत का नजारा देखकर कहती है, हुकुम साहब, कितना सुंदर काम किया है यहाँ। हम जयपुर वाली हवेली की लॉबी में ऐसा काम करवा सकते हैं क्या? देखिए ना, ये गोल्ड वर्क कितना खूबसूरत है। कहकर सामने भाई साहब से कहती है, भाई साहब, ये ज्यादातर वर्क गोल्ड में क्यों है? दूसरे रंग का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? अदिति का सवाल सुन वो गाइड कहता है, भाभी साहब, यही तो इस महल की खासियत है। इस महल को जगमगाने के लिए किसी भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। चांद की रोशनी और दिए की ज्योति से ही अपने आप ये पूरा महल जगमगाता है और अपनी रोशनी अपने आप ही देता है। अदिति ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई आइडिया ही नहीं आया कैसे होता होगा। क्या क्या आपके पास रात की कोई तस्वीर है?
वो गाइड हाँ में सिर हिलाता है और अपने फोन में एक तस्वीर दिखाता है। अदिति ये देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी अदिति कहती है, हुकुम सा, हमें समझ नहीं आया, ये महल आखिर पानी के ऊपर कैसे बना? ये सुन अद्वैत गाइड को अब आगे जाने को कहता है। दोनों छत पर आ जाते हैं। छत को गार्डन की तरह सजा दिया गया था। पूरा एरिया पौधों से खिल उठा था। घूमते घूमते 5 बज चुके थे। अद्वैत और अदिति वहीं बैठे थे। अदिति का सवाल सुन अद्वैत कहता है, जल महल जो मान सरोवर के बीचों बीच बनाया गया है, इस महल का पुनर्निर्माण जय सिंह महाराज ने किया था। इस महल के निर्माण के वक्त अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। माना जाता है ये महल राजा, महारानी और पूजा से पहले पंडित के स्नान करने के लिए बनाया गया था। इस महल के 3 से 4 माले यानी फ्लोर पानी के अंदर है। इस महल में आने के लिए सबको नौका से ही आना था। और एक बात, ये महल हमारे पूर्वजों का है। ये सुन अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो आसपास शाम के सुनहरे पल को देखती है। कितना सुंदर महल है। सच में पानी के अंदर था, लेकिन उससे ज्यादा उसे डर लग रहा था। तभी अद्वैत बोला, इसकी खूबसूरती बिगड़ न जाए, इस कारण हमारे बाबा सानी से सरकार को देना ही सही समझा। सरकार इसे लेने से पहले प्रस्ताव पर हमारे घर आई थी। बाबा सा और दादा सा ने सोच समझ कर ही दे दिया। इस महल की खूबसूरती को कायम रखने के लिए एक नियम बनाया गया है। इस महल में कोई भी नहीं आ सकता। जो भी इस महल में आना चाहेगा उसे परमिशन और डोनेशन देने की जरूरत होगी, और ये सभी लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। अब हजारों लोग अगर पानी के बीच इस महल को देखने आएंगे तो सोचो, बच्चे बूढ़े सब होंगे। अगर कोई कहीं पानी में गिर गया तो? इसीलिए हम जहाँ नौका में बैठे वहाँ दूर से ही इसे देखकर हमें जाना होता है। पर फिरंगी लोग स्पेशल डोनेशन देकर इस महल को देखने आते हैं। अदिति हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी अद्वैत कहता है, क्या आज रात यही रुकना है सरोवर के बीचों बीच, महल के छत में, चांदनी रात में, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच? अदिति ये सुनकर एक पल के लिए डर जाती है। पूरी रात, वो भी पानी के बीचों बीच, सिर्फ अद्वैत और अदिति। अदिति का डर देखकर अद्वैत कहता है, डोंट वरी, हमारे दूसरे गार्ड्स भी निचली मंजिल पर पहरा देंगे। ये सुन अदिति थोड़ा सोच में पड़ जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत अदिति को प्यार से देखता है और वहाँ के गाइड के पास चला जाता है और आज रात के रुकने के लिए सारे इंतजाम करने के लिए उस गाइड को कहता है। शाम हो चुकी थी। हर जगह अंधेरा छाने लगा था। करीब शाम के 7:30 बज चुके थे। अदिति वहीं बैठी थी। उसके हुकुमसा का फोन उसके पास ही था। वहीं उसके हुकुमसा गाइड से बात कर रहे थे। अदिति उसकी ओर ही देख रही थी। तभी उसके हुकुमसा का फोन बज उठता है। अदिति चौंक जाती है और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है जिसमें डॉक्टर लिखा हुआ था। अदिति मन में कहती है, डॉक्टर, वो क्यों फोन कर रहे हैं? हमें हुकुमसा को बताना होगा। कहकर अदिति खड़ी होकर थोड़ा आगे जाती है और नीचे की ओर देखते हुए 2 बार हुकुमसा को पुकारती है, पर अद्वैत तक उसकी आवाज नहीं जाती। अदिति बार बार फोन बजते हुए देखकर अपने मन में कहती है, किसी क्लाइंट और बिजनेस पार्टनर का फोन होता तो हम नहीं उठाते, पर डॉक्टर का फोन बार बार बज रहा है। क्या करें, उठा ले क्या? क्या पता कोई जरूरत बात हुई तो? कहकर अदिति फोन उठाकर जैसे ही हेलो बोलने को होती है, सामने से डॉक्टर बोल पड़ते हैं, कुंवर सा, हमने आपसे जो आखिरी में कहा था वो सब हो गया क्या? आपके और कुंवर रानी सा के रिश्ते में गहरा रिश्ता बना? ये सब सुनकर अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बिना कोई जवाब दिए फोन काट देती है और अपनी फूलती हुई सांसें लेकर कहती है, मतलब मतलब क्या है डॉक्टर का रिश्ता? कैसा रिश्ता? कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब हुकुमसा ने हमारे साथ, हमारे हमारे हेल्थ के कारण किया? क्या हुकुमसा हमसे प्यार नहीं करते? कहते हुए अदिति की सांसें उखड़ने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 72। अदिति रो रही थी। उसके दिल में दर्द होने लगा था। वो वहीं बैठ जाती है। रात हो चुकी थी। 8 बज रहे थे। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा था।
अदिति को महल की खूबसूरती देख बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, मानो उसकी दुनिया ही पलट चुकी हो। तभी अद्वैत वहां आता है। अद्वैत अदिति के सामने आकर कहता है, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। हम पहले के राजा महाराजा की तरह खाना खाएंगे और हमारे यहाँ लॉबी में गद्दे बिछा देंगे और साथ में कूलर भी लगवा देंगे। वैसे तो यहाँ का आदमी कह रहा है कि रात को ठंडी हवा चलती है, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं। क्यों मरवण? अदिति इस वक्त अद्वैत से पीठ करके खड़ी थी। दोनों पर गोल्डन रोशनी पड़ रही थी और चांद की रोशनी अलग से दोनों के ऊपर पड़ रही थी। तभी अदिति मुड़ती है। अद्वैत हैरान हो जाता है। अदिति की आंखों में इतने सारे आंसू देख वो आगे आकर कहता है और जैसे उसके गालों पर हाथ रखकर उसे पूछने को होता है कि क्या हुआ, अदिति अपने आप एक कदम पीछे हो जाती है, जिसे देख अद्वैत और हैरान हो जाता है। अद्वैत हाथ पीठ पर पीछे रख के कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अदिति कुछ नहीं कहती, बस नाराजगी से अपनी नजरें फेर लेती है। अद्वैत बेचैन हो जाता है। तभी अपना फोन अदिति के हाथों में उसे नजर आता है। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि जरूर ये सब इस फोन के कारण ही हुआ है। अद्वैत को गुस्सा आता है और अदिति के हाथ से फोन लेकर गुस्से से वो पानी में फेंक देता है और गुस्से से कहता है, जानते हैं सब कुछ इसके कारण हुआ है। अब बताएं, किससे क्या बात हुई है और क्यों हमसे दूर जा रही है? अदिति कुछ नहीं कहती और अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी अद्वैत उसकी बाहों को पकड़कर कहता है, बताओ हमें क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हमारा दिल दुख रहा है, बताओ। कहते हुए अद्वैत की आवाज थोड़ी और भारी और तेज हो जाती है। अदिति जेब जाती है और अद्वैत की आंखों को देखते हुए कहती है, हम दोनों के बीच कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब आपने इसलिए किया क्योंकि हमारे पीरियड्स रेगुलर है। हाँ? अदिति की बात सुनकर अद्वैत उसे हैरानी से देखता है। क्या उसकी मरवण को अपनी हुकुमसा की आंखों में प्रेम, तड़प और दीवानगी नहीं दिखती है? क्या वो अपने हुकुमसा का प्यार महसूस नहीं कर सकती है? अद्वैत अदिति का हाथ छोड़ देता है। अदिति अद्वैत के हाथों को देखती है। अद्वैत 2 कदम पीछे चला जाता है और एक हाथ अपने बेल्ट के पास रखता है और वो एक हाथ अपने माथे पर रख लेता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अदिति के मन में ऐसी बातें कहां से आई। वो अदिति को गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए कहता है, डॉक्टर अविनाश का फोन आया था, तुमसे उन्होंने कुछ कहा? अदिति अद्वैत की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जी बिल्कुल, उन्होंने ही सब कुछ बताया है कि आप दोनों की क्या बात हुई थी हमारे कैबिन से बाहर जाने के बाद। आखिर क्यों किया आपने हुकुमसा? अगर आपको हमारी सेहत के लिए रिश्ता बनाना था तो हमसे कह देते, हम तो शादी के दिन से ही आपके हो चुके थे। हम आपकी सारी बातें मानते, पर आपने ये कहकर रिश्ता क्यों आगे बढ़ाया कि आप हमसे प्यार करते हैं? ये कहकर अदिति की सांसें उखड़ने लगती है। अद्वैत कुछ भी बोलता, तभी वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है, कुंवर सा, खाना लगवा दिया है। अद्वैत बिना देखे अपने हाथों को ऊपर करके इशारे से उसे जाने को कहता है। गार्ड वहां से चला जाता है। अद्वैत एक नजर अदिति को देखकर कहता है, हम आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, पर हमें खाने को इंतजार करना पसंद नहीं है। अदिति जैसे ही बोलने को होती है कि उसे भूख नहीं, अद्वैत एक उंगली दिखाता है और कहता है, चुपचाप चलिए और हमारे साथ खाना खाइए। हम ऐसे इंसान नहीं है कि जो तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। हम जो कह रहे हैं वही करना है, समझी तुम? अदिति मुंह बिगाड़ के अद्वैत को देखती है। अद्वैत अपने दोनों हाथ पीछे करके कहता है, चलो अब। अदिति आगे चली जाती है। अद्वैत भी उसके पीछे चल देता है। अदिति अपने आंसुओं को पोंछती है और दोनों नीचे आ जाते हैं। गार्ड ने पीतल की थाली में राजस्थानी खाना परोस दिया था। अदिति और अद्वैत दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। एक लकड़े के बाजट पर थाली रखी हुई थी। उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ बना के रखे हुए थे। अदिति और अद्वैत दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। दोनों सामने सामने ही बैठे हुए थे, पर दोनों का ध्यान खाने पर था। अद्वैत ने अदिति को हुक्म दे दिया था, खाने में जितना भी उसे खाना हो खाए। अद्वैत और अदिति खाने लगते हैं। बाहर गार्ड चौकीदारी कर रहे थे। तभी अद्वैत अपनी थाली में गुलाब जामुन को देखता है, फिर अदिति को देखता है जिसका चेहरा उतरा हुआ था और नीचे देख के वो खा रही थी। अद्वैत अपने हाथों से गुलाब जामुन को उठाता है, अदिति की तरफ करता है।
अदिति हैरानी से अद्वैत को देखती है और आसपास देखती है। सबकी पीठ उनके तरफ ही थी। अदिति को वो दिन याद आता है जब अद्वैत ने शादी के बाद खिलाने से मना कर दिया था। अदिति थोड़ा सा मुंह खोलती है और गुलाब जामुन का थोड़ा सा बाइट लेती है। अद्वैत आधे गुलाब जामुन को अपनी थाली में रख देता है और अपना खाना खाने लगता है। अदिति इतनी नाराज थी कि वो अद्वैत को नहीं खिलाती। अद्वैत खाते वक्त कई बार अदिति के सामने देखता है, पर मजाल है कि अदिति एक बार भी उसके सामने देखे। अद्वैत को गुस्सा आता है। उसका खाना हो चुका था। वो वहीं हाथों को पोंछकर अदिति के लिए इंतजार करता है। अदिति का भी खाना हो चुका था। वो भी अपने हाथों को पोंछकर खड़ी हो जाती है और जल्दी से बिना कुछ बोले ऊपर चली जाती है। अदिति ऊपर चली जाती है जहाँ की बहुत ही मुलायम गद्दे बिछाए हुए थे। बड़ा सा कूलर लगाया हुआ था जो कि जनरेटर से ऑन होता था। अदिति छत के गार्डन एरिया में आकर खड़ी हो जाती है। अद्वैत नीचे गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि चाहे बाढ़ भी क्यों ना आ जाए, कोई भी ऊपर नहीं आएगा। ये बात सुनकर सारे गार्ड्स हाँ में सिर हिलाते हैं। अद्वैत रौब से चलते हुए ऊपर आता है और अपनी हुक्मरानी सा को देखता है जो कि पीठ करके खड़ी हुई थी। अद्वैत तेजी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत उसके बेहद करीब होकर खड़ा हो जाता है। अपनी सर्द आवाज में तब वो कहता है, हमारी तरफ देखो। अदिति की आंखें बंद ही रहती है। वो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वहीं अद्वैत उसकी पीठ को देखने लगता है। वो गुस्से से अदिति की पीठ को ही घूर रहा था। अद्वैत अदिति की बाहों को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और गुस्से से उसे देखकर कहता है, क्या कह रही थी तुम? हमने कल रात को जो कुछ भी किया, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमने तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए किया। क्या तुम्हें हमारी आंखों में मोहब्बत नहीं दिखाई दी? क्या तुम्हें हमारी आंखों में दीवानगी नहीं दिखती? क्या हमें हमारे प्यार को साबित करना होगा? अदिति ये सुनकर अद्वैत के सामने देखती है और कहती है, तो डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि आप रिश्ते में आगे बढ़े? आपके मन में ये बात पहले क्यों नहीं आई? डॉक्टर के कहने के बाद क्यों आई? अद्वैत के चेहरे की नसें फूलने लगी थी। वो अदिति के दोनों गाल पकड़कर कहता है, तुम्हें पता है, हमारे आगे कोई इतनी आर्ग्यू करता है तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हम सामने वाले का मुंह तोड़ देते हैं कि वो अपना मुंह तक चला ना सके, ऐसी हालत कर देते हैं। पर हमारे आगे बोलने का, ऊंची आवाज में बात करने का हक सिर्फ और सिर्फ हमने हमारी हुक्मरानी सा को दिया है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, इसीलिए। तुम्हें हमारी सोच पता थी। हम पत्नी की सेवा करने में और नखरे उठाने में और इतना ऊंचा सुनने वालों में से नहीं थे। हम पत्नी के गुलाम नहीं हैं। इस अदिति अद्वैत प्रताप सिंह के गुलाम है, जो हमारे दिल में बसी है, पर उन्हें तो हमारे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। कहकर अद्वैत 2 कदम पीछे हो जाता है। नहीं आता हमें बाकी मर्दों और लड़कों की तरह घुटने पर बैठकर प्यार जताना, गिफ्ट देना, गुलाब लाना, उन्हें रोमांटिक डिनर पर ले जाना। ये सब हमें नहीं आता। हमें जितना आता था हमने कोशिश कर ली, पर मिसेस अदिति प्रताप सिंह को ये सब मजाक लगा। आपको लगा ये सब हमने डॉक्टर के कहने पर किया है। वो डॉक्टर कौन होता है हमें हुक्म देने वाला? हम सिर्फ एक ही इंसान की हुकूमियत पर चलने वालों में से हैं। वो है सिर्फ हमारी हुक्मरानी सा। और तुम्हें अभी भी हम पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, हम हमारा प्यार साबित करके दिखाएंगे। कहकर वो 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं। अदिति को कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे जोर से आवाज आती है। अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वहीं नीचे के फ्लोर पर खड़े गार्ड्स कांप रहे थे। वो सब भी वहीं पानी के अंदर देखने लगते हैं। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 73। अदिति सुन्न हो चुकी थी क्योंकि अद्वैत पानी में कूद चुका था। अदिति जल्दी से भागते हुए अपनी साड़ी संभालकर नीचे के पहले फ्लोर पर भागती है और भागते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। सारे गार्ड्स भी अदिति के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अदिति छत से इस जगह पर आ जाती है। इस वक्त उस जगह बहुत अंधेरा था। अदिति की सांसें थमी हुई थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, कोई टॉर्च ऑन करे और देखिए उस ओर, कुंवर साहब कहाँ है? कहकर वो चिल्लाने लगती है, हुकुम साहब प्लीज बाहर आइए। आप कहाँ हैं बताइए ना। हुकुम साहब कहकर अदिति पानी में एक बार पैर रखती है, पर उसके कदम पीछे हो जाते हैं।
एक तो घना अंधेरा था, उस तरफ से और पानी देखते हुए वो डर जाती है। गार्ड्स के फोन के फ्लैश ऑन थे। एक गार्ड अपना फोन दूसरे गार्ड को देकर कहता है, हम जाकर देखते हैं कुंवर सा कहाँ है। कहकर गार्ड जैसे ही कूदने वाला होता है, अदिति रोक कर कहती है, नहीं नहीं, प्लीज आप अपनी जान दांव पर मत लगाइए, हम हम जाते हैं। कहकर जैसे ही अदिति अपनी आंखें बंद करके कूदने को होती है, तभी दोनों गार्ड्स आगे आकर अपना हाथ अदिति के आगे करके कहते हैं, नहीं कुंवर रानी सा, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। कहकर दोनों गार्ड कूद जाते हैं। बाकी के दोनों गार्ड आकर अदिति को पीछे हटने को कहते हैं और अदिति के आगे आकर अपना दोनों हाथ आगे कर लेते हैं, जिससे अदिति उनके हाथ को क्रॉस करके ना जा सके, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी कुंवर रानी सा को छूने की, क्योंकि एक प्रजा कभी भी अपनी रानी को छू नहीं सकते थे और ना ही देख सकते थे। इस तरह से रिवाज था अदिति और गार्ड के बीच। अदिति की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों गार्ड अंदर डुबकी लगा के देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, पर अंधेरा होने के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी दो गार्ड्स अदिति के आगे आकर खड़े थे। अदिति गुस्से से बोली, आप दोनों हटिए भाई साहब, हमें जाना है उनके पास। 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया है, वो अभी तक बाहर नहीं आया, हमें जाने दीजिए। कहकर अदिति आगे आने की बहुत कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। गार्ड्स उनकी हालत देखकर उनका दुख समझ सकते थे। वो बहुत मजबूर थे। दोनों क्या करते? अगर हुकुम साहब बाहर आए और अदिति को कुछ भी हुआ तो वो गार्ड्स को ही डुबा डुबा कर मौत के घाट उतार देंगे। दोनों गार्ड हाथ जोड़ लेते हैं और अदिति की आगे आने की जिद को रोकते हैं, पर अदिति कहाँ रुकने वाली थी। वो तड़प रही थी। वो अपने आंसू को पोंछकर बार बार पानी में देख रही थी और चिल्ला रही थी, हुकुम साहब प्लीज बाहर आइए, वरना हम कूद जाएंगे और हमें तैरना भी नहीं आता, आपको पता है। हुकुम साहब! अदिति गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये आपकी हुकुम रानी सा का हुक्म है, अभी के अभी बाहर आइए। कहकर अदिति दूसरी तरफ आकर जैसे ही आगे आने को होती है, दोनों गार्ड्स आगे आकर कहते हैं, नहीं कुंवर रानी साहब, नहीं जा सकती। गार्ड्स मर्यादा में उन्हें मना कर रहे थे। वहीं अदिति आगे आकर गुस्से से कहती है, आप दोनों हमारी बात को मना कर रहे हैं, हटिए, हमें जाने दीजिए। हम आपका मान रखकर आपको भाई सा बोल रहे हैं, क्या आप अपनी भाई सा की एक भी बात मान नहीं सकते? हमें जाने दीजिए, हमारे हुक्म, हमारी घड़ी की जान खतरे में है। वो दोनों गार्ड्स नीचे देखने लगते हैं, पर उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि क्या बोलना है। अदिति गुस्से से उन्हें देखती है और सिर्फ एक नजर देखती है और गार्ड्स अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। अदिति आगे आकर जैसे ही अपने पैर आगे बढ़ाती है, अद्वैत पानी से बाहर आता है और अपने बालों को ठीक करता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी पानी में तैर रहे थे। अदिति की जान में जान आती है। वो एक टक अद्वैत को देखती है और वहीं अद्वैत भी अदिति को देख रहा है, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है और बेजान सी वो नीचे बैठ जाती है और वो एक तक अपने हुकुम सा को देखती है। अदिति ने नीचे आते वक्त अपने सिर पर पल्लू ले लिया था। अद्वैत बड़े ही रौब से बाहर आता है और अपनी दाढ़ी को मसलता है। अद्वैत के साथ साथ दोनों गार्ड्स बाहर आते हैं और चारों सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। अदिति एक टक नीचे देख रही थी। वो धीरे धीरे कांपते हाथों से अपना एक हाथ अद्वैत के पैर पर रखती है। उसकी आंखों से एक बूंद अद्वैत के जूते पर गिरती है। अद्वैत उसके आगे खड़े थे और अदिति उसके पैरों के पास बैठी हुई थी। अदिति धीरे से कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें हमें किसी तीसरे की बात सुनकर आप जैसे इंसान पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। कहकर वो ऊपर देखती है। अद्वैत नीचे एक घुटने पर बैठकर अदिति का हाथ अपने जूते से लेते हुए अपने होठों पर रख उसे चूम लेता है और उनकी आंखों में देख दीवानगी से कहता है, ये हाथ हमारे पैरों पर नहीं, हमारे लबों पर अच्छे लगते हैं। कहकर अद्वैत खड़ा होकर अदिति को खड़ा करता है और अदिति को एक नजर देख वहां से अपनी जेब में हाथ डालकर जाने लगता है। अद्वैत के बालों से, कपड़ों से, यानी सभी जगह से पानी गिर रहे थे। अदिति आगे बढ़कर जल्दी से उसकी बाहों को पकड़ लेती है और अपने हुक्म साथ से कहती है, भगवान के वास्ते तन मने माफ कर दियो हुक्म सा। अद्वैत के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर अदिति को देखता है जो कि कांप रही थी। भीगा अद्वैत था और डर के और अद्वैत को खोने के विचार से अदिति खुद कांप रही थी। वो आगे आती है और अपने हुक्म सा के आगे आकर अद्वैत के चेहरे को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछने लगती है। अद्वैत की आंखें बंद हो जाती है। अदिति अद्वैत के बालों में अपना पल्लू ले जाकर उसके बालों को पोंछने लगती है।
अद्वैत अदिति को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अद्वैत के सामने अदिति उसके कंधे से थोड़ी ऊपर थी। अद्वैत एकटक अदिति के चेहरे को देखता है, जो कि रोने की वजह से लाल हो चुका था और अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। अद्वैत अदिति को उठाता है और उसे वहां से अपनी बाहों में लेकर छत पर ले चलता है। अदिति इन सब से हैरान हो जाती है। उसका पल्लू उसके हाथ में ही रह जाता है। अदिति एकटक अद्वैत को देख रही थी। तभी वहां हॉल में चारों ओर गार्ड्स सिर झुकाकर खड़े हुए थे। अदिति शर्मा जाती है और अद्वैत के सीने में अपना चेहरा घुमा लेती है। दोनों छत पर थे। वहां पहले से ही एक बैग रखा हुआ था। अद्वैत अदिति को गद्दों के पास उतार कर नीचे बैठ जाता है। अदिति नीचे उतर कर बैठ जाती है। उसकी काफी हद तक साड़ी भीग चुकी थी अद्वैत के पास होने के कारण। वहीं अद्वैत वहां से बैग लेकर चला जाता है और वहीं पीछे अपने कपड़े उतारने लगता है। अदिति उसकी ओर पीठ करके बैठी थी। वहीं अद्वैत अपने शर्ट को निकालने लगता है और अपने बेल्ट को निकालकर पैंट के बटन खोलने लगता है। अदिति को अद्वैत के बेल्ट के खुलने की आवाज आती है। उसके दिल और उसके शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। वो धीरे से मुड़कर अद्वैत को देखती है, जिसने अपनी शर्ट निकाल दी थी। वहीं अद्वैत की पीठ अदिति की तरफ थी। अदिति अद्वैत की पीठ को देखती है। उसकी पीठ चांद की चांदनी में चमक रही थी। कूलर की ठंडी हवाएं उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी अद्वैत धीरे से अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ता है। अदिति ये देखकर जीभ जाती है और जल्दी से अपना पल्लू अपने माथे पर लेकर उसे अपने होठों पर चबाने लगती है। अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अपने पैंट के बटन खोलता है और लोअर बैग में से निकालकर पहनने लगता है। अद्वैत अपने कपड़े उसी बैग में डालता है और वहां से शर्टलेस अदिति के पास आता है, जहां एक नाइट लैंप जल रही थी। उसके सिर के पास बड़ा सा कूलर था और अदिति मुलायम गद्दे पर बैठे चांद को आसमान में देख रही थी। तभी उसके बगल में उसके हुक्म सा आ जाते हैं। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। उसकी धड़कन तेज तेज चलने लगती है। उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि उसके हुक्म ने उसे माफ किया है कि नहीं। अद्वैत उसके बगल में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति को इससे अपने सीने में दर्द होता है। वो धीरे से अपने हाथ उसके चेहरे के पास लेकर जाती है, पर तभी अद्वैत अपनी आंखें अचानक से खोलता है। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 73। अदिति सुन्न हो चुकी थी क्योंकि अद्वैत पानी में कूद चुका था। अदिति जल्दी से भागते हुए अपनी साड़ी संभालकर नीचे के पहले फ्लोर पर भागती है और भागते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। सारे गार्ड्स भी अदिति के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अदिति छत से इस जगह पर आ जाती है। इस वक्त उस जगह बहुत अंधेरा था। अदिति की सांसें थमी हुई थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, कोई टॉर्च ऑन करे और देखिए उस ओर, कुंवर साहब कहाँ है? कहकर वो चिल्लाने लगती है, हुकुम सा प्लीज बाहर आइए। आप कहाँ है बताइए ना, हुकुम सा। कहकर अदिति पानी में एक बार पैर रखती है, पर उसके कदम पीछे हो जाते हैं। एक तो घना अंधेरा था, उस तरफ से और पानी देखते हुए वो डर जाती है। एक नजर देखती है और गार्ड्स अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। अदिति आगे आकर जैसे ही अपने पैर आगे बढ़। एपिसोड 74। चांद की चांदनी अद्वैत और अदिति पर पड़ रही थी। दोनों उस रोशनी से चमक रहे थे। वहीं जल महल की रोशनी की वजह से पानी में उसका प्रतिबिंब बहुत खूबसूरत लग रहा था। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। अदिति अद्वैत को देखती है, जिसके बाल अभी भी गीले थे। उसका बदन भी हल्का हल्का सूखा हुआ था। अदिति धीरे से अपने पल्लू से पिन निकालती है और पल्लू को खोलकर उसी पल्लू से अदिति अद्वैत के गले पर पानी की बूंदों को पोंछने लगती है। अद्वैत